हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का इस रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है और कुछ चीज़ें हमने बहुत बेसिक टाइप की चीज़ें आपको बताई थी। तो आज चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग बात करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। देखो ये नाम थोड़ा नया लग रहा है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मैं इसकी डिफिनीशन आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो खड़ी लाइन के बीच में अगर आपने x लिख दिया तो ये बन जाता है मॉड x। अब देखो इसकी डिफिनीशन क्या है। इसकी डिफिनीशन ये कहती है कि इसकी वैल्यू आपकी x होगी। कब इसकी वैल्यू x होगी? जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी जब x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये इसकी क्या है, ये इसकी डिफिनीशन है। मीन्स मॉड जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि x आपने क्या लिया है। अगर x आपने पॉजिटिव नंबर लिया होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर x आपने निगेटिव लिया होगा तो उस मॉड की वैल्यू क्या देगा, वो निगेटिव देगा। मीन्स ये अगर मॉड लगा है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही वैल्यू रहती है हमेशा। ठीक है, अब चलो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, नोट करके लिखते हैं। ये आप लोग के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। देखो क्या हम कहना चाहते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज लिखी गई है, एनीथिंग, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज लिखी गई है तो, और ये कैसी वैल्यू है, ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा या तो पॉजिटिव वैल्यू लिखी होगी या 0। ठीक, तो अब हमने क्या किया कि जो ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज लिखी गई है, रूट a, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। कभी भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। इस रूट की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, कंडीशन है कि अगर ये ऐसा डिफाइंड हो रहा है तो, ये अगर डिफाइंड हो रहा है तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज लिखी गई है तो उसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। या तो वो 0 हो सकती है या ग्रेटर देन 0 हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मान लिया आपके पास 144 दिया है, तो अगर आपने ये लिखा कि x इज इक्वल टू रूट 144 इज इक्वल टू 12, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो हमने कहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 लिखा गया है। आप इसको क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 12 का स्क्वायर है तो x माइनस 12 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 12 आ गई, दूसरी माइनस 12 आ गई। ठीक है, और कभी भी ये इस रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 144 दिया है, x की वैल्यू हम रूट 144 नहीं लिखेंगे। देखो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 गिवन है तो आप जब भी स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लगाओगे, उसके पहले क्या लगाओगे, प्लस माइनस, हमेशा याद रखिएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 12। ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग याद रखते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिए कि रूट एक्स स्क्वायर को
आप कभी भी x नहीं लिख सकते। x जैसे ही आपने लिखा ये गलत हो गया। अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, अगर आपने x लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ x, क्योंकि रूट की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर यहां लिखा है ऐसा तो यहां पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू आ जाएगी, लेकिन रूट की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग को मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट किसी वैल्यू का अगर लोगे तो वो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो, इसका मतलब है कि अगर हमने कोई भी चीज लिखी, a मीन्स एनीथिंग, और इसका कौन सा रूट लिया, इवन रूट लिया, 2, 4, 6, 8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी इफ डिफाइन। ठीक है, और अगर यहीं पे हमने लिखा कि 2m x टू द पावर 2m, ये भी इवन रूट, इवन टाइम्स रूट लिया है, और ये x पावर भी 2m है, तो अब इसकी वैल्यू को x नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x लिखेंगे। अब इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक, बात समझ में आई। चलो, हाँ, लेकिन एक चीज और याद रखना कि अगर यहां पे 3 है और यहां पे भी 3 है, तो इसकी वैल्यू के आगे मॉड लगाना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है भाई, जैसे ये आपका क्या आएगा, x आएगा। अब देखो क्यों नहीं लगाना है मॉड, ये देखो, जैसे अगर मान लिया कि -27 का क्यूब रूट आपको निकालना आता है। मैंने बोला कि अगर यहां पे 3 है और यहां -27 है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, -3 आती है। मॉड लगा देते तो 3 हो जाएगा, तब तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका यहां पे मॉड नहीं लगेगा। अगर इवन रूट है तब तो वहां हम मॉड लगाएंगे, अगर ऑड रूट है तो वहां पे मॉड नहीं लगेगा, सिंपली वो x ही आ जाएगा। ओके, समझ में आ रही चीज। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। देखना इनइक्वालिटी में थोड़ा चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ें पहले मैं बता देता हूँ, जिसको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे कुछ नहीं है। ठीक, चलो देखो, अगर मान लिया हमारे पास एक इनइक्वालिटी दी गई है कि a ग्रेटर देन b है, a क्या है, b से बड़ा है, तो अगर हमने कोई भी एक कांस्टेंट ऐड किया a में, ठीक, और सेम कांस्टेंट ऐड किया हमने b में, तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर a b से बड़ा दिया हुआ है और हमने क्या किया, एक कोई भी k ले लिया, कोई भी नंबर k ले लिया, a में ऐड किया और b में ऐड किया, तो उसके साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, जैसे मान लिया हमने एग्जांपल लिया कि 9 जो है ये 5 से बड़ा होता है, 9 जो है 5 से बड़ा होता है। अब हमने क्या किया, एक k लिया, k क्या ले लिया, हमने ले लिया कि 3। अब अगर 9 में आपने 3 जोड़ा और 5 में 3 जोड़ा, तो देखा ये तो हो गया 12 और ये हो गया 8, तो अभी भी कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। तो इसका मतलब है
कि ये होल्ड करता है। अब अगर देखा जाए, ठीक, और ये के कैसा लेना पड़ेगा कि हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी के लिए ये होल्ड करेगा। अगर के आपने पॉजिटिव नंबर लिया हुआ है तो ए में के ऐड किया या बी में के ऐड किया तो इनइक्वालिटी सेम बनी रहेगी, इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो अब हम बात करते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए जो है बी से बड़ा है, हमने क्या किया, के से ए में मल्टीप्लाई कर दिया, के से ए में मल्टीप्लाई कर दिया तो देखा कि के ए जो है के बी से बड़ा आ रहा है। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब हमने क्या किया होगा कि हमारा अगर पॉजिटिव लिया हो गया होगा तो के ए हमेशा के बी से बड़ा आएगा। और अगर के जो है हमने निगेटिव ले लिया, के अगर हमने निगेटिव ले लिया, जब निगेटिव ले लेंगे तो के ए की वैल्यू छोटी आने लगेगी के बी से। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि अगर हमें इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी इनइक्वालिटी क्या होती है, पलट जाती है। मीन्स अगर ये ग्रेटर देन रहा होगा तो अगर के निगेटिव ले लिया तो ये लेस देन इक्वलिटी बन जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा एक था कि अगर ए बी से बड़ा है और आपने एडिशन किया के प्लस ए और के प्लस बी तो वो ऑलवेज इनइक्वालिटी वही रहेगी अगर के आपने पॉजिटिव लिया है। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, दो केस राइज होंगे, या तो के पॉजिटिव लेंगे या तो के निगेटिव लेंगे। वहां पे अगर के आपने पॉजिटिव लिया है तो इनइक्वालिटी सेम बनी रहेगी, और अगर आपने के निगेटिव ले लिया है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, पलट जाएगा। ठीक, चलो अब देखो हमने दूसरा लिया कि ए और बी ग्रेटर देन 0 है, ए और बी दोनों पॉजिटिव ले लिए, और ये लिया कि ए जो है बी से बड़ा है। जब ए और ए बी से बड़ा है तो हमने क्या किया, अगर हम ए स्क्वायर निकालेंगे देन ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। अगर ए बड़ा है तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो भी वो बी स्क्वायर से बड़ा ही आएगा। तो ये तो बात हो गई जब हमने ए और बी पॉजिटिव लिया था। अगर हम ए और बी को निगेटिव ले लेते हैं, इफ ए कॉमा बी इज लेस देन 0 एंड इफ ए इज ग्रेटर देन बी, हमने क्या किया, ए बी दोनों निगेटिव ले लिया, दोनों निगेटिव नंबर लिया तो भी उनमें से कोई एक तो बड़ा होगा। तो मान लिया कि ए हमारा बी से बड़ा है तो क्या होगा, अब अगर आप ए स्क्वायर निकालोगे, अब अगर आपने ए स्क्वायर निकाला तो वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। समझना चाहो तो देख लो, जैसे हमने क्या बोला, हमने दो नंबर ले लिया, -2 -5, दोनों लेस देन है। अब इसमें देखा तो -2 जो है ये क्या है, बड़ा है -5 से, लेकिन जब स्क्वायर किया तो ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, इनइक्वालिटी क्या हुई, पलट गई। तो चीज ये समझ में आ गई होगी आपको कि अगर ए और बी पॉजिटिव लिया है तो ए स्क्वायर भी ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा अगर ए बड़ा रहा होगा। लेकिन अगर ए बी दोनों निगेटिव लिया है और ए ग्रेटर देन बी है तो हम क्या करेंगे, अगर ए स्क्वायर करेंगे तो वो बी स्क्वायर से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, नोट करके लिख लीजिए। क्या नोट है कि अगर इनइक्वालिटी में वी कैन नॉट मल्टीप्लाई अ नंबर, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई
अ नंबर साइन ऑफ विच इज नॉट नोन। अगर हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इनइक्वलिटी में अगर हमें उसका साइन के बारे में नहीं पता है। याद रखिएगा, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पॉजिटिव हुआ तब तो इनइक्वलिटी वही रहेगी, अगर नेगेटिव हो गया तो उसकी साइन पलट जाएगा। लेकिन अगर हमें साइन पता ही नहीं तो हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ठीक है, तो इसको आप लिख लेते हैं कि इन इनइक्वलिटी we cannot multiply a number sign of whose is not known। जिसका कि साइन हमें नहीं पता है, हम उस नंबर से इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि हमने क्या किया, हमने बोला कि भैया a जो है b से बड़ा है, a जो है b से बड़ा है। अब कोई आए बोले सर हमने x-2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और x-2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये इनइक्वलिटी को ऐसे ही लिख दिया, तो क्या आपको x-2 के साइन के बारे में पता है? क्या आप बता सकते हो x-2 का साइन क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो x पे डिपेंडेंट है। अब x क्या है उसके बाद हम साइन की बात करेंगे, तो x-2 के साइन के बारे में हम नहीं बता सकते, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन अगर यही इनइक्वलिटी है, किसी ने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया कि x² + 2 मल्टीप्लाई किया a से, इधर भी x² + 2 मल्टीप्लाई किया b से और इनइक्वलिटी को ऐसे लिख दिया, तो क्या ये सही है गलत है? अब देखो, अब मुझे x² + 2 के साइन के बारे में पता है। कैसे पता है बच्चों? देखो, x कुछ भी ले लो, आप x² लोगे तो क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। जाहिर सी बात है, अगर आपने x कुछ भी लिया है, x² किया तो वो पॉजिटिव आ गया, अब पॉजिटिव में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा। तो जब ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब अब पॉजिटिव हो गया, तो किसी भी नंबर में आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी नहीं पलटती है, इसका मतलब इनइक्वलिटी हमारी सही लिखी गई है। समझ आ रही चीजें? ठीक, चलिए नोट कीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब कुछ और चीज देखते हैं। क्या कहता है कि तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड इफ साइन इज अननोन। अब इसका मतलब क्या है समझो। जैसे मान लिया हमारे पास इनइक्वलिटी दी गई है a/b इज ग्रेटर देन c/d, ये इनइक्वलिटी दी गई है, तो हम लोग इसको ये नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? a इज ग्रेटर देन bc/d, ये हम इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने b से अगर इसको मल्टीप्लाई किया है तो b के साइन पे डिपेंड करता है। अगर हमें b के साइन के बारे में नहीं पता है तो हम ये नहीं कर सकते। अगर b के साइन के बारे में पता होता, अगर b निगेटिव होगा तब तो इनइक्वलिटी पलट जाएगी, अगर b पॉजिटिव होगा तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब तक साइन हमें नहीं पता होगा तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। ओके, चलो आगे देखो। अगर हमारे पास ऐसा कुछ चीज है कि a ग्रेटर देन bc/b, अब यहां पे क्या है, जब bc/b लिखा हुआ है तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन c। ये होगा, लेकिन कब होगा? इफ b डज नॉट इक्वल टू 0। b 0 को छोड़ के कुछ भी हो जाए, ये ऊपर से नीचे कट जाएगा तो इनइक्वलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब तो हमारा a क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन c हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब यहां देखो, यहां दिया है कि AB ग्रेटर देन AC, तो क्या हम लोग इसको
B इज ग्रेटर देन C लिख सकते हैं या नहीं? क्या इसको हम लोग इंप्लाइज दैट B ग्रेटर देन C लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब देखो, देखते हैं लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, जब भी ऐसा इनइक्वालिटी होता है तो आप इसको इधर ले आओ। AB माइनस AC इज ग्रेटर देन 0। अब यहां देखो A कॉमन हो गया, दो चीज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो अब ये किस पे, A पे डिपेंड होने लगा ना। हमने A को कैंसिल कर दिया था, लेकिन अब ये A पे डिपेंड कर रहा है। अगर A निगेटिव होगा तब तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, अगर A पॉजिटिव होगा तब तो इनइक्वालिटी वही रहेगी। इसका मतलब हम इसको B ग्रेटर देन C नहीं लिख सकते। समझ में आ रही चीज? क्यों नहीं लिख सकते? समझ में आया? क्योंकि अब ये डिपेंड हो गया A पे। जो हम A कैंसिल कर रहे थे, कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो A पे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। अब या तो दोनों निगेटिव होगा तब पॉजिटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, अगर ये निगेटिव हो गया तब तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो इसका मतलब हम B को ग्रेटर देन C नहीं लिख सकते। क्या यहां पे हम A ग्रेटर देन C लिख सकते हैं? क्या इसको हम लोग A ग्रेटर देन C लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहां एडिशन है। एडिशन है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, या उधर जाओगे तो B माइनस B 0 हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, उधर जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एडिशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम वहां पे वो चीज नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? चलो नोट करो इतना, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों और आगे चलते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है कि A जो है B से बड़ा है एंड C ग्रेटर देन D, और C जो है D से बड़ा है। A जो है B से बड़ा है और C जो है D से बड़ा है। तो अगर हमने A में C ऐड किया और B में D ऐड कर दिया तो भी इनइक्वालिटी यही रहेगी। ठीक, ये इनइक्वालिटी यही रहेगी। बट सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नॉट वैलिड। ये वैलिड नहीं होता है कि आपने A इंटू सी इज ग्रेटर देन B इंटू डी कर दिया। ये आप नहीं कर सकते क्योंकि हमें A, ये तो पता है A B से बड़ा है और ये पता है C और C D से बड़ा है, लेकिन A और C कैसे हैं आपस में ये नहीं पता है। तो A और C का मल्टीप्लाई करते हैं, B और D का मल्टीप्लाई करते हैं और कहते हैं इनइक्वालिटी यही रहेगी। तो ये हम लोग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि अगर A B से बड़ा है और C D से बड़ा है तो A प्लस C तो होगा हमेशा बड़ा B प्लस D से, लेकिन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, चलो, लेकिन अब अगले में हमने क्या किया है, हमने चारों जो ABCD थे वो पॉजिटिव रियल नंबर ले लिए हैं, पॉजिटिव रियल नंबर ही लिए हैं। और फिर हमने बोला है कि A जो है B से बड़ा है और C है जो है D से बड़ा है, तब AC जो होगा वो BD से बड़ा हो जाएगा। जब हमने ये क्लियर कर दिया कि चारों जो हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तब हम ये कह पा रहे हैं कि AC जो है ग्रेटर देन BD है। लेकिन बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन
इज नॉट वैलिड। लेकिन यहां भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वैलिड नहीं होंगे। समझ में आ रही है? आप एग्जांपल्स लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो। नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम एक नए टर्म की बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है, ये आप अब इससे फेमिलियर हो जाइए क्योंकि ये बहुत बार आने वाला है। देखो, डोमेन होता क्या है कि जिस वैल्यू के लिए, वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो प्रॉपर डिफाइन है। डिफाइन होने का मतलब वो एग्जिस्ट कर पा रहा है। जिन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए वो एग्जिस्ट कर पा रहा है उन सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं डोमेन। देखो कैसे, जैसे हमने एक फंक्शन लिया, हमने बोला भाई हमने रूट के अंदर x माइनस 1 ले लिया। अब ये बताओ कि ये कब डिफाइन होगा। मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर को डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, जो रूट के अंदर है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर या इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही बताया था मैंने आपको कि रूट के अंदर वाली चीज हमेशा या तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो सकती है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। यही इसका डोमेन कहलाएगा। इसको लिखने का एक तरीका और है कि क्या x बिलोंग करेगा 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये ऑल कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज लेगा, 0 इंक्लूडेड है और 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये इसका ये 1 जाएगा ना, 1। तो यहां पे क्या होगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये इसका क्या कहलाएगा, डोमेन। क्योंकि x अगर आपने 1 से छोटा ले लिया तब ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकल स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। स्क्वायर रूट के अंदर मैं बात कर रहा हूं। अब अगर हम यहीं पे ये एग्जांपल लिया, अगर हम यहां पे लिख लें क्यूब रूट और यहां लिख लें x माइनस 1 और हम पूछें कि भैया इसका डोमेन बताओ, तो देखो जब यहां इवन रूट था तब तो कंडीशन थी कि अंदर वाला को पॉजिटिव या 0 होना पड़ेगा। लेकिन जैसे यहां पे ऑड रूट आया तो अब यहां x कुछ भी रख लो, हर एक के लिए ये डिफाइन होगा। इसका मतलब अब इसका डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू R। कोई भी रियल ले लो, ये सबके लिए डिफाइन होगा। समझ में आ रही चीज? चलो एक और लिया, तीसरा लिया। हमने बोला, हमने फंक्शन ले लिया x 1 अपॉन x माइनस 1, हमने लिया 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसको डिफाइन होने के लिए x की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये ढूंढते हैं कि कौन से x के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, उस वैल्यू को R में से हटा दिया, सबके लिए डिफाइन हो जाएगा। तो देखो अगर यहां पे x की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं, मैंने बता रखा है आपको, ठीक। तो इसका मतलब अब ये अनडिफाइंड हो गया, किस वैल्यू के लिए हुआ, x की वैल्यू 1 के लिए हुआ। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R माइनस 1। या इसको ये भी लिखा जा सकता है माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। इसमें 1 इंक्लूड नहीं किया है, 1 से सारी छोटी वैल्यू लिया और 1 से सारी बड़ी वैल्यू ले लिया, लेकिन 1 नहीं लिया, तो ये इसका डोमेन कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने बोला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहां पे देखा कि डिनोमिनेटर में x आ गया है। अब ये चेक करते हैं कि ये किसके लिए डिफाइंड नहीं है। तो अब x की वैल्यू 3 रखोगे तो 0 हो जाएगा,
और x की वैल्यू -3 रखा तो भी ये 0 हो जाएगा, तब भी डिफाइन नहीं है। इसका मतलब 3 और -3 छोड़ दिया तो ये सबके लिए डिफाइन हो गया। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा भाई, इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू R -3, 3 और -3 निकाल दिया, उसके बाद हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, ये। समझ में आ रही है, चीजें रिलेट कर पा रहे हैं आप? तो अभी बहुत स्टार्टिंग फेज है, इसलिए बहुत आराम से समझिएगा, चीजें समझ में आपको आएंगी। अगर नहीं समझ आती हैं तो आप वीडियोस को बार बार पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो, ठीक। नोट कीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं, हमने डोमेन देख लिया, अब हम बात करते हैं रूट की। रूट तो बहुत पहले से आप जानते आ रहे हो कि रूट क्या होता है। देखो रूट क्या होता है कि जो वेरिएबल दिया हुआ है फंक्शन एक्सप्रेशन में, उस वेरिएबल की कौन सी वैल्यू लें जिससे उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जो वैल्यू लेने पे उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। देखो कैसे, अगर हमने x - 5 लिया है, हमने एक्सप्रेशन को क्या लिया है, x - 5, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा भाई, x की क्या वैल्यू रखने पे ये 0 होगा, 5, तो वही हमारा 5 का रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हमने बोला कि x² -9, इसके रूट की बात करो भाई, इसका रूट क्या होगा, तो x की जो वैल्यू रखने पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए वो उसका रूट होगा। तो पहले 3 रख के स्क्वायर किया, 9 आ गया, 9 -9 0 हो गया। x की वैल्यू -3 रखा तो भी 9 -9 0 हो गया। इसका मतलब इसके 2 रूट हो गए, क्या हो गया, -3 और 3। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी दिख रहा है, ये तो लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर के 1 रूट आता है, क्वाड्रेटिक के 2 रूट आते हैं, क्यूबिक के 3 रूट आएंगे। तो x वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं उसका रूट। अगर हम ग्राफिकली बात करें तो अगर कोई ग्राफ जो है हमने ड्रॉ किया और उसने x एक्सिस को जितनी जगह कट किया उतने उसके पास रूट्स होंगे, उतने रूट्स होंगे। रूट्स क्या होगा ये हमें नहीं पता है, जहां कट करेगा वो डिफाइन करेगा रूट क्या होगा, लेकिन कितने रूट होंगे वो डिफाइन करेगा कि कितनी जगह उसने एक्स एक्सिस को कट किया है। समझ आ रही है? ठीक, चलो नोट कर लो। अब हम बात करते हैं कि साइन ऑफ x माइनस अल्फा, कि उसका साइन कैसा होगा, x माइनस अल्फा का साइन। देखो x माइनस अल्फा के साइन की हम बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट किया, इसके करेस्पॉन्डिंग रूट को प्लॉट किया। यहां x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या रखने पे 0 होगा, अल्फा, तो अल्फा रूट आया तो अल्फा यहां प्लॉट कर दिया। नंबर लाइन पहले जो जिसका साइन हमसे पूछ रहा है पहले हम उसका रूट्स निकाल लिया, रूट्स को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब याद रखिएगा इस रूट के आगे राइट साइड में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इस रूट के पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव होगी। याद रखिएगा, मतलब इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा। ये साइन ऑफ x माइनस अल्फा है। अगर हम यहीं पे बात करें कि साइन ऑफ x प्लस अल्फा, इसके साइन की बात करें कि इसका साइन कैसा होगा, तो सबसे पहले यहां नंबर लाइन ड्रॉ किया और यहां पे रूट, इसके करेस्पॉन्डिंग रूट क्या होगा, x की कौन सी वैल्यू रखने पे ये 0 होगा, x की वैल्यू माइनस अल्फा रखने पे 0 होगा। इसका मतलब इसका रूट क्या हो गया, माइनस अल्फा हो गया।
जब इसका रूट माइनस अल्फा हो गया तो हम ये जानते हैं इस रूट के आगे क्या होगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इस रूट के पहले क्या होगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव होगी। चीज समझ में आ रही है? एक और चीज देख लिया, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन जो लिखा है साइन की बात कर रहा है, हमने बोला x माइनस बीटा की, इसके एक्सप्रेशन की, इसके साइन की बात कर रहा है, तो देखो यहां भी कुछ नहीं करना है, यहां भी इस पूरे एक्सप्रेशन को भूल के x माइनस बीटा पे कंसंट्रेट करो, तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट क्या आएगा, बीटा। अब बीटा के आगे भी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और बीटा के पहले क्या होगा, ये एक्सप्रेशन निगेटिव होगा। चीज समझ पा रहे हो? तो ये क्या हो गया, साइन हम कैसे डिफाइन करते हैं एक्सप्रेशंस की, वो हमने आपको बता दिया। ओके, चलो इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोग अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखते हैं। अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में इसको सीखते हैं। तो देखो यहां क्वेश्चन लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को हमको सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसको फैक्टराइज करो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहां पे देखा तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने रूट्स हैं, रूट्स की बात करो बेटा, रूट्स कितने हैं, 2 रूट्स हैं। क्या क्या हैं, एक तो -4 है, एक +4 है। तो इसने इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक तो 4 के आगे, एक -4 और 4 के बीच में, और एक -4 से पहले, 3 पार्ट में इसने ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें यह पता करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां आएगी, पॉजिटिव कहां कहां आएगी। तो देखो अगर ये एक्सप्रेशन देखा आपने, दिख रहा है आपको, अगर यहां पे 4 से बड़ी वैल्यूज लो, 4 से बड़ी मतलब 5 लो, मान लो 5 लिया तो 5 - 4 1 हो गया, और 5 + 4 9 हो गया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अब ये समझ में आ गया कि 4 से बड़ी वैल्यूज अगर हम लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। समझ में आ रहा है? एक चीज तो हमको मिल गई कि 4 से बड़ी वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं कि अगर अब इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू ले लूं, मान लिया 4 और -4 के बीच की वैल्यू 0 ले लिया, 0 लेके देखते हैं, 0 - 4 क्या हो गया, -4, 0 + 4 क्या हो गया, 4 हो गया। एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, निगेटिव। तो इसका मतलब जब आपने -4 और 4 के बीच की वैल्यू लिया तो इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई, और ये इनइक्वालिटी क्या लगी है, ग्रेटर देन 0 की, तब तो ये गलत हो गया ना। इसका मतलब इन दोनों के बीच में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। चीज समझ पा रहे हो? चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके इधर चलते हैं। अब यहां से -4 के पहले कोई और वैल्यू ले लो, मान लिया हमने -5 ले लिया, -5 - 4 -9 हो गया, -4 + 4 -1 हो गया। अब -9 और -1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इधर क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हमने ये डिफाइन कर लिया कि 3 सेक्शन में इसने बांटा था नंबर लाइन को, तो तीनों सेक्शन में वैल्यू मिल गई एक्सप्रेशन की कि इधर तो पॉजिटिव मिलेगी, इधर भी पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन इसके बीच में क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। तो अब हम आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे, अब आंसर लिखने का तरीका देखिए, हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का मार्क है, साइन है। अब x कहां बिलोंग करेगा, 4 से आगे आगे, 4 to इनफाइनाइट, या पहले इसको लिख लेते हैं, -∞ to
-4 ओपन, क्योंकि -4 लेना नहीं है, यूनियन 4 to इनफाइनाइट। ये इसका आंसर हुआ। ठीक, अगर यहीं पे देखो, यहां पे ये लिखा होता है x² -16 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो आंसर में क्या चेंज आता? बस चेंज ये आता कि हमें जिस वैल्यूज पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है वो वैल्यूज भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जैसे 4 की वैल्यू क्या हो रही है 0, -4 की वैल्यू 0 हो रही है, तो आंसर में बस ये डिफरेंस हो जाता, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -4 क्लोज हो जाता, यूनियन 4 to इनफाइनाइट हो जाता। ये हो गया। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता x² -16 लेस देन 0, तो इस आंसर में हम क्या रिपोर्ट करते? बस ये वैल्यू रिपोर्ट कर देते। तो इसका आंसर क्या हो जाता? x बिलोंग्स टू -4 से 4। अगर यहीं पे x² -16 लेस और इक्वल टू 0 हो जाता, तो यहां पे हम लोग क्या रिपोर्ट करते? x बिलोंग्स टू -4 to 4 क्लोज। ये हमारा आंसर होता हर केस में। 4 केस बनेंगे, या तो लेस देन, या तो लेस देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन और इक्वल टू। तब के केस में हमारे आंसर्स ये आते हैं। समझ पा रहे हैं? चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन था। लेकिन अभी तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन अगर यहीं पे बहुत ढेर सारे एक्सप्रेशंस होते तो हमारे लिए ये करना फिजिबल नहीं होता। तो हम लोग क्या करते, कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, अगले लेक्चर में हम आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्या स्टेप फॉलो करके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये तो बहुत बेसिक अप्रोच हो गया। ऐसे करने लगेंगे तो हम क्वेश्चंस को 2-2 दिन लग जाएंगे क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज नोट इट। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं और इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।